आज बहुत ही हॉट टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है, दैट इज इंटीरियर कॉस्टिंग। क्योंकि पहले जब भी क्लाइंट पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि मेरा कॉस्टिंग कितना होने वाला है इंटीरियर का, ताकि मुझे पता चले कि मैं इतना स्पेंड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरा बजट कितना है ये। लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे रिक्वायरमेंट, अवेलेबल स्पेस, यूज ऑफ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ और एक फॉर्मेट भी देने वाला हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, बस रेट डालने हैं और क्वांटिटी डालनी है। रेट जो आपके लोकल में अवेलेबल हो, लेबर रहेगा या मटेरियल रहेगा, उसके बारे में। सो चालू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है अरुण, मैं इंटीरियर के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। सो इंटीरियर को हमने मेनली 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो पहला पार्ट है डिमोलिशन। साइड में इमेज आती रहेगी, बीच बीच में आपको पता चलेगा कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला रहेगा डिमोलिशन वर्क, सेकंड रहेगा अपना न्यू वर्क, यानी डिमोलिशन होने के बाद न्यू वर्क भी होना चाहिए। सो सेकंड रहेगा न्यू वर्क, थर्ड रहेगा न्यू कारपेंट्री वर्क, फिर उसके बाद आएगा अपना फोर्थ रहेगा पेंटिंग वर्क एंड फिफ्थ रहेगा लूज आइटम्स। लूज आइटम्स में जैसे मान के चलिए सोफा, रेडी आइटम्स जो आपको सिर्फ बाय करने और आपके घर पे रखने। सो पहला पॉइंट लेते हैं हम डिमोलिशन वर्क। सो डिमोलिशन वर्क में साइड साइड में स्लाइड देखते जाइए, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा। सो पहला पार्ट रहेगा अपना डिमोलिशन वर्क में। डिमोलिशन वर्क में हम क्या क्या ले सकते हैं। डिमोलिशन में जैसे मान के चलिए वॉल डिमोलिशन करनी है, क्योंकि क्या है कि लेआउट में कुछ चेंजेस हमें करवाने हैं जो मुझे लगता है कि ये वॉल नेसेसरी नहीं है, तो वॉल डिमोलिशन आएगा। वॉल टाइल्स रहेंगे, फिर फ्लोर रहेगा, अगर आपको फ्लोर चेंज करने की जरूरत लग रही है तो फ्लोर विद स्कर्टिंग आएगा। फिर उसके बाद आएगा डोर्स, जो एग्जिस्टिंग डोर्स है, डोर फ्रेम्स है। डोर फ्रेम्स वुडन की भी हो सकते हैं या ग्रेनाइट के हो सकते हैं। ग्रेनाइट के कहाँ पे होते हैं, जैसे मान के चलिए बालकनी का जो रहेगा डोर फ्रेम वो ग्रेनाइट रहेगा, वॉशरूम के ग्रेनाइट फ्रेम रहेंगे। पुराने जमाने में ये वुडन होते थे, लेकिन आजकल मैक्सिमम हम ग्रेनाइट में देखते हैं, नेचुरल स्टोन में। नेक्स्ट पार्ट रहेगा विंडोज, एग्जिस्टिंग विंडोज, उसको अगर ग्रेनाइट है तो वो निकालना है, वुडन फ्रेम है तो वो निकालना है डिमोलिशन में। उसके बाद आएगा किचन प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको लेआउट चेंज करना है किचन का, तो किचन का प्लेटफॉर्म भी चेंज होगा, वो भी डिमोलिशन में आएगा, ताकि आपके नए लेआउट को मैच हो सके या नए लेआउट के हिसाब से हम नया बना सकते हैं, इसलिए वो डिमोलिशन में आएगा। नेक्स्ट है उसका किचन का प्लम्बिंग वर्क रहेगा, क्योंकि आपने लेआउट तो चेंज किया, तो लेआउट चेंज होने के बाद सिंक का पोजीशन चेंज हो गया, टैप का पोजीशन चेंज हो गया, या वाटर प्यूरिफायर का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, तो वो भी डिमोलिशन में आएगा। नेक्स्ट रहेगा जिप्सम फॉल सीलिंग में। पुराने जमाने में बहुत सारे डिजाइन बनते थे सीलिंग में, लेकिन आज का ट्रेंड कैसे कि मैक्सिमम प्लेन सीलिंग हम वर्कआउट करते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग अगर है, अगर आपको पसंद नहीं है तो वो भी आप डिमोलिशन कर सकते हैं नए बनाने के लिए। नेक्स्ट रहेगा वुडन फॉल सीलिंग, ये ही फॉल सीलिंग का ही पार्ट है। जैसे जिप्सम सीलिंग है वैसे ही फॉल सीलिंग, लेकिन वो पीओपी में पहले बनता था, जो छोटे छोटे शीट्स होते थे, तो वो डिमोलिशन पार्ट हो गया। देन अगेन वॉशरूम का, वॉशरूम बहुत सारे लोग रिनोवेट करते हैं, क्योंकि वास्तु के हिसाब से मुझे WC का पोजीशन चाहिए में, या शावर का, बेसिन का, तो वो पूरा डिमोलिशन पार्ट में आ जाएगा, इंक्लूडिंग फ्लोरिंग उसका रहेगा। वॉल डैडो टाइल्स भी ऑब्वियसली उसमें आएंगे। फिर नेक्स्ट है वॉशरूम का वाटर प्रूफिंग, यानी एग्जिस्टिंग जो वाटर प्रूफिंग है, यानी बेस। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ टाइल्स निकाल के छोड़ देते हैं और उसके ऊपर नए टाइल्स बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही तरीका गलत है। आप जब भी आप रिनोवेशन करते हो तो पहले पूरा वाटर प्रूफिंग जो एग्जिस्टिंग है पुराना, तो वो निकालना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको नया जब आप रिनोवेशन कर रहे हो तो वो पहले हटाइए, फिर नया वाटर प्रूफिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स। पुराने ज़माने में ज़्यादा करके केसिंग के, यानी जो सरफेस वायरिंग होते थे तो वो होते थे, तो आजकल कंसील करते हैं, क्योंकि ताकि एस्थेटिक के हिसाब से वो अच्छा दिखे। तो वो एग्जिस्टिंग वायरिंग निकालना है, वॉल पे रहेगा या सीलिंग में रहेगा, वो पूरे हटा देने डिमोलिशन पार्ट में। नेक्स्ट रहेगा इंडोर आउटडोर AC यूनिट। जैसे आप इंटीरियर का प्लानिंग करते हैं, AC की पोजीशन भी चेंज होती है। सो लास्ट एक कमेंट आया था कि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था प्रोसीजर स्टार्ट टू एंड, तो किसी ने कमेंट करके बोला था सर आप AC का भी डालिए।
सो हियर इट इज, वो पॉइंट मैंने कंसिडर किया हुआ है इस बार। तो एसी का पोजीशन रहेगा तो वो भी चेंज होगा, तो उसके हिसाब से वो पहले आपको डिसमेंटल यानी रिमूव करने की, अनइंस्टॉलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट रहेगा एग्जिस्टिंग फर्नीचर। जैसे मान के चलिए पुराने जमाने का जो फर्नीचर है, अगर आप नया बना रहे हैं तो पुराना फर्नीचर हटाना है, कुछ रिमूवेबल रहेगा या डिसमेंटल करना आसान रहेगा, या कुछ फिक्स रहेंगे तो वो भी निकालने की जरूरत है। ये जो भी आइटम्स है मैंने क्वांटिटीज डाले हुए और उसका एक टेंटेटिव जो मार्केट रेट चल रहा है, ये रेट जो है ये पुणे का रेट है। पुणे में मैं रहता हूँ तो पुणे के रेट है। आप जिस भी लोकेशन पे है वहाँ के आप लोकल रेट्स उसमें डाल सकते हो। मैंने इसमें येलो कलर हाईलाइट किया हुआ है जहाँ पे सिर्फ आपको क्वांटिटीज और रेट्स डालने हैं, बाकी सब फॉर्मूला सेट है, आपको पूरा का पूरा कोटेशन मिलता रहेगा उसमें। फिर आरसीसी लिंटल है, जैसे मान के चलिए विंडो के ऊपर लिंटल होता है तो वो हटाना है, या मान के चलिए आपको एक विंडो बंद करनी है या निकालनी है, या दूसरी विंडो यानी उसका प्लेस चेंज करना है, तो वहाँ पे लिंटल रहेगा। लिंटल हमेशा 7 फीट पे आता है नॉर्मली, लेकिन कई बिल्डर्स 8 फीट पे भी देते हैं, सो डिपेंड करता है। तो लिंटल निकालना है, उसका भी क्वांटिटी इसमें डाला हुआ है। नेक्स्ट रहेगा डेब्रिस रिमूविंग। बहुत बार ऐसे होता है कि हम पूरा डिमोलिशन का खर्चा निकालते हैं, लेकिन वो जो भी डेब्रिस निकलेगा वो कितना ट्रिप जा रहा है, तो उसका भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए। पर ट्रिप आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मान के चलिए कि अगर 5 ट्रिप हो रहा है तो 5 ट्रिप मल्टीप्लाई जो रेट एक ट्रिप का रहेगा उसमें लोडिंग अनलोडिंग सब रहेगा, तो वो एक कॉस्ट आपको ऐड करने की जरूरत है। तो पहला पार्ट है हमारा ये डिमोलिशन वर्क। सेकंड रहेगा न्यू वर्क। न्यू वर्क में मैक्सिमम सिविल वर्क आएगा या उसके रिलेटेड भी कुछ आइटम्स है, सो एक 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेंगे। सो पहला रहेगा वॉल कंस्ट्रक्शन। अगर मान के चलिए आपने डिमोलिशन किया हुआ है और नया कंस्ट्रक्शन करना है आपको, तो उसका क्वांटिटी डालना है। क्वांटिटी बहुत ही ईजी है, जितनी वॉल की विड्थ और हाइट, ये 2 चीजें आपको लेनी है बस। और उसका थिकनेस आप मान के चलिए 6 इंचेस थिकनेस करना चाहते हैं या 9 इंचेस। नॉर्मली इंटरनल वॉल्स जो होते हैं दैट इज 6 इंचेस। आप ये एसी ब्लॉक में भी करवा सकते हैं या रेड ब्रिक में भी करवा सकते हैं, ये 2 ऑप्शंस है। डिपेंड ऑन आपका लोकल में क्या अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है वॉल प्लास्टर। वॉल तो आपने कंस्ट्रक्ट कर दी, लेकिन वॉल को दोनों तरफ से प्लास्टर होना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे बिल्डर्स क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग होता है सिर्फ वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं विदाउट प्लास्टर, उसके ऊपर पीओपी चढ़ा देते हैं। बट ये तरीका बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वाटर लीकेज, डैम्पनेस, ये बहुत सारा आगे जाके आपको फेस करना पड़ेगा। सो अवॉइड। कभी भी आप वॉल कंस्ट्रक्ट करते हो तो कंपल्सरी आपको वॉल प्लास्टर करना बहुत ही जरूरी है। वॉल प्लास्टर होने के बाद उसके ऊपर वॉल पनिंग होता है, दैट इज पीओपी पनिंग, जो हमने थर्ड आइटम है। फिर आता है फोर्थ आइटम वॉल डैडो। जितना भी एरिया आप वॉल टाइल्स करना चाहते हैं, मान के चलिए किचन में है तो किचन के ऊपर के टाइल्स हमें करने नए, तो वो कंसिडर होगा। किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे वो भी टाइल्स जरूर करवाइए, क्योंकि जब टैंडम बॉक्स या ट्रॉलीज बनते हैं तो पीछे क्या होता है कि एक फंगस जैसा क्रिएट होता है, वेरी अनहाइजीनिक, तो वो अवॉइड करने के लिए कभी भी आप नीचे भी टाइल्स लगवाइए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फ्लोर एंड स्कर्टिंग। अगर आपने फ्लोर पूरा तोड़ दिया है तो फ्लोर और स्कर्टिंग लगाना जरूरी है। मैंने इसमें लिस्ट में आपको पूरे कॉस्टिंग दिए हुए, बेसिक कॉस्ट यानी सीमेंट या केमिकल में लगाना चाहते हो तो उसका कॉस्ट दिया है 50 to 70 रुपीज। लेबर का मान के चलिए 30 to 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट, और बेसिक टाइल 50 to 80 रुपीज। अभी यहाँ पे कॉस्टिंग जो डाला हुआ है वो हायर साइड पे डाला हुआ है ताकि आपको परेशानी ना हो। मैंने सब हायर साइड्स पे पकड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होगा कि कॉस्ट कम होने का भी चांस है, डिपेंड लेबर आपको क्या मिल रहा है। लेकिन ये ध्यान में हमेशा रखिए, मटेरियल भले आप थोड़ा क्या बोलते हैं कि मटेरियल थोड़ा हल्का लेंगे तो चलेगा, बट लेबर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसके वर्कमैनशिप अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वही फिनिशिंग आपको दे पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विंडोज। जैसे मान के चलिए कि मुझे एक विंडो में बे विंडो करवाना है। अभी हालांकि हमने एक साइड पे किया हुआ था, बे विंडो बहुत ही प्यारी लगती है। बे विंडो में आप वुडन का फ्रेम करवा सकते हो या ग्रेनाइट का फ्रेम करवा सकते हो, उसका पॉइंट रहेगा। फिर नेक्स्ट रहेगा सिविल किचन। अभी किचन प्लेटफॉर्म में जो जैसे आप मान के चलिए कि एग्जिस्टिंग आपने डिमोलिश किया हुआ है और आपका जो नया लेआउट है प्रपोजल आपके डिजाइनर के हिसाब से होगा या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा,
तो वो नया कंस्ट्रक्ट करने का उसका रनिंग फीट पे, यानी मान के चलिए कि आपका जो प्लेटफॉर्म है 10 रनिंग फीट है तो वो कंसीडर। सो जितना रनिंग फीट काउंट होता है तो रनिंग फीट के हिसाब से चार्जेस लगता है। इसमें नेचुरल स्टोन या आप कॉर्ड्स भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कॉस्टिंग के लिए यहाँ पे नेचुरल स्टोन पकड़ा हुआ है। सो ग्रेनाइट रहेगा इसमें या मार्बल डाल सकते हैं, बट मार्बल नॉट रिकमेंडेड, सॉरी। तो नेचुरल स्टोन ग्रेनाइट में चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। आजकल आपको इसमें थोड़ा कलर मिल सकता है, जैसे ब्लैक है या ब्राउन कलर है, ये मिल सकता है। ब्लैक इज वेरी फंटास्टिक क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। सो गो विद द ब्लैक। सो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इसमें, जैसे आपने किचन का प्लेटफॉर्म बना दिया तो उसका प्लम्बिंग लाइन लेना बहुत ही जरूरी है। CPVC UPVC में नॉर्मली लेते हैं हम, तो उसका प्लम्बिंग पॉइंट्स नॉर्मली सिंक के लिए, टैप के लिए और वाटर प्यूरिफायर के लिए, ये 3 चीजें बेसिक है जो आपको प्लम्बिंग कनेक्शन करवाना जरूरी है। उसके बाद आएगा सिंक। इसमें हमने एक कॉस्ट और भी ऐड की हुई है, आपका सिंक का कॉस्ट, टैप का कॉस्ट और वाटर प्यूरिफायर का कॉस्ट। यानी वाटर प्यूरिफायर ये अलग से रहेगा, बट सिंक नॉर्मली मान के चलिए स्टेनलेस स्टील का हमने कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे। और टैप में भी आपको मिक्सर चाहिए या सिंगल लेवल चाहिए। मिक्सर का मतलब है हॉट एंड कोल्ड दोनों भी आएगा, तो उसका प्लम्बिंग भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखिए। अगर सिंगल में जाना चाहते हैं तो ओनली कोल्ड वाटर या वार्म वाटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा पॉइंट, जैसे वॉश बेसिन में, वॉशरूम में भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे प्लम्बिंग लाइन आएगा, नया वाला प्लम्बिंग लाइन। नॉर्मली प्लम्बिंग लाइन इनलेट एंड आउटलेट, ये 2 कंसेप्ट होते हैं। इनलेट यानी आपका जो इंटरनल पाइपिंग जहां से वाटर सप्लाई आ रहा है, दैट इज इनलेट। आउटलेट यानी जो यूजेबल है वो वाटर बाहर निकालने के लिए, दैट इज आउटलेट। तो इनलेट और आउटलेट दोनों कनेक्शंस जरूरी है। एक वॉशरूम में नॉर्मली क्या होता है, इनलेट में आपको शावर के लिए लगेगा, फ्लशिंग के लिए लगेगा WC और वॉश बेसिन के लिए लगेगा। वैसे ही सेम आउटलेट के लिए जो शावर का पानी जाने के लिए आउटलेट रहेगा, या WC का जाने के लिए जो सीवेज होता है वो रहेगा, और वॉश बेसिन का रहेगा। तो ये आउटलेट कनेक्शंस हो गए, ये दोनों निकालना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉल सीलिंग का, जिप्सम फॉल सीलिंग। अभी जिप्सम फॉल सीलिंग में हमने 1000 स्क्वायर फीट, हाँ तो ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ये फ्लैट 2 BHK का कंसीडर करके चल रहा है, जिसका कारपेट एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। तो हमने 1000 स्क्वायर फीट पूरा प्लेन जिप्सम सीलिंग कंसीडर किया हुआ। इसका पहले वाला एक वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो देख के आइए। इसका मतलब क्या है कि जिप्सम फॉल सीलिंग डिजाइन में होना चाहिए या प्लेन में होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। अभी यहाँ पे थोड़ा रेट मैंने, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि स्क्वायर फीट का रेट बोला जाता है, दैट इज मार्केट रेट चल रहा है 60 रुपीज 80 रुपीज तक। तो यहाँ पे मैंने रेट थोड़ा बढ़ाया हुआ है, दैट इज 120। इसका एक रीजन है, क्या रीजन होगा इसमें आप बोल सकते हैं, कमेंट करके बोलिए, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो इसका रीजन क्या है कि जैसे आप डिफ्यूज लाइट, उसको को लाइट बोलते हैं, तो को लाइट लेते समय लेवल डिफरेंस होता है। सो एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ से कंसील लाइट जो होती है, डिफ्यूज लाइट, को लाइट जो बोलते हैं ना, LED डालते हैं हम, तो वो डिफ्यूज होती है। तो जब 2 लेवल डिफरेंस होते हैं तो रनिंग फीट में काउंट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वांटिटीज में कारपेट एरिया कंसीडर किया, बट रेट हमने 80 की जगह पे 120 हमने ले लिया। तो 40 रुपीज का जो डिफरेंस है वो आपका मैच हो जाएगा कहाँ पे, रनिंग फीट में। इसीलिए हमने इसका रेट बढ़ाया हुआ है, ना कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने रेट बढ़ा के क्यों बोला हुआ है। सो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जैसे सीलिंग में इलेक्ट्रिकल लाइट्स लगाने के लिए जो फिक्चर्स होते हैं वो लगाने के लिए वायरिंग तो करना पड़ेगा, तो वायरिंग का भी हमने एक कंसीडर किया हुआ है। जो रेट मैंने दिया है दैट इज इंक्लूडिंग फिक्चर, लेकिन इंक्लूडिंग फिक्चर का मतलब ये नहीं कि डेकोरेटिव लाइट। इसमें रहेगा आपका डेकोरेटिव लाइट की जगह पे बेसिक लाइट, आप COB में जा सकते हैं या SMD, दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन किया है मैंने लास्ट वीडियो में। साइड में फोटो तो डाल ही रहा हूं मैं, तो आपको पता तो चल ही जाएगा। सो उसका कॉस्ट हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 5 एम्पेयर के स्विचेस। नॉर्मली जो 5 एम्पेयर के स्विचेस सॉकेट्स होते हैं उस पे क्या चलता है, जैसे चार्जिंग पॉइंट है या आपका हैंड ड्रायर है, ऐसे जो चीजें हैं वो 5 एम्पेयर पे चलती है। लेकिन ध्यान रखिए उसके लिए भी जो वायरिंग करेंगे दैट इज 1.5 स्क्वायर mm। नॉर्मली इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए 1 स्क्वायर mm डालते हैं, बट रेकमेंड ऑलवेज 1.5 स्क्वायर mm, हमेशा ये यूज कीजिए।
वैसे ही सेम नेक्स्ट पॉइंट है 15 एम्पेयर। 15 एम्पेयर यानी ये थोड़ा हेवी होता है, जहाँ पे ओवन है, मिक्सर है या आपका एसी है, उसके लिए जो प्लग पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं दैट इज 15 एम्पेयर। ये 15 एम्पेयर 16 एम्पेयर दोनों भी बोलते हैं, या 5 एम्पेयर 6 एम्पेयर ऐसे भी बोलते हैं। सो यहाँ पे 15-16 एम्पेयर का जो सॉकेट रहेगा उसके लिए रहेगा। उसके लिए भी हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि 2.5 से ऊपर अप टू 4 स्क्वायर mm आप वायरिंग यूज कीजिए। स्क्वायर mm ये इसका गेज होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो 2.5 टू 4 स्क्वायर mm हमेशा यूज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इसमें इंडोर यूनिट्स। काफी बार यही होता है इंडोर यूनिट्स, जैसे मैंने पहले पॉइंट में डिमोलिशन में कहा था कि उसको अनइंस्टॉल करना है तो फिर इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। सो इंस्टॉल करते समय नया एसी जब लाएंगे उसका पोजीशन के हिसाब से आपको इंस्टॉल करवाना है। पुराना वाला एसी है फिर भी आप अगर नया वाला लेते हैं तो यहाँ पे तो मैंने नई कॉस्ट डाली हुई है। अगर पुराना एसी है तो उसको सिर्फ आपको टॉप अप करना पड़ता है गैस उसका, और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। बट अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, उसका कॉपर पाइपिंग जो इनलेट आउटलेट होता है वो अगर खराब है तो आपको ये नया डालना ही पड़ेगा, और उसके साथ एक ड्रेन पाइप आता है। ऐसे 3 लाइन्स होते हैं, मिनिमम 2.5 से 3 इंच की जगह लगती है उसको रन करने के लिए, जो जहां से भी आप लेके जाना चाहते हो। अगर सरफेस पे आ रहा है तो उसको आप पैनलिंग में छुपा सकते हो। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ऐसा लग रहा है जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट जरूरी है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप चाहिए तो थोड़ा उसको 1.25x से यानी थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन स्किप करके मत देखिए क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कारपेंट्री वर्क में। अपना थर्ड पॉइंट है, तो कारपेंट्री वर्क में हमने पूरे चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई कि क्या क्या जरूरी है 2 BHK में। लेकिन इससे पहले कि हमने क्या क्या कंसिडर किया हुआ है, बेसिक रेट क्या होने वाले हैं। जैसे प्लाई मान के चलिए हमने 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्लाई कंसिडर किया हुआ है। आप कौन से भी रेंज में ले सकते हो, BWP ले सकते हो या BWR ले सकते हो या HDHMR भी ले सकते हो। इसके लिए 100 रुपीज ये बेसिक कॉस्ट रहेगा। लैमिनेट का कॉस्ट 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट, और अगर विनियर के साथ जा रहा है तो 150 रुपीज मिनिमम पर स्क्वायर फीट का चार्ज रहेगा। इसमें विनियर में बहुत सारी रेंज है, रेट डिफर हो सकता है। इवन लैमिनेट हमने बेसिक ही पकड़ा हुआ है यहाँ पे। जैसे जैसे आप टेक्सचर लैमिनेट्स की तरफ जाएंगे तो उसका कॉस्ट आपका बढ़ता जाएगा। जैसे 60 की जगह पे 100 तक भी जा सकता है या 200 तक भी जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट लिया हुआ है शू स्टोरेज। एक स्टैंडर्ड हमने डायमेंशन डाला हुआ है यहाँ पे 4 फीट बाय 4 फीट। इसका डेप्थ रहेगा 14 इंच, दैट इज स्टैंडर्ड। उसका स्क्वायर फीट हमने डाला हुआ है यहाँ पे 16 स्क्वायर फीट। उसका रेट भी डाला हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखेंगे डोर्स का भी हमने एक स्टैंडर्ड रेट लिया हुआ है। जैसे डोर का फ्लश डोर, लेकिन मिनिमम 35 mm थिकनेस का आपका फ्लश डोर होना चाहिए। ये ब्लॉक बोर्ड बोलते हैं या इसको आप पाइनवुड का जो ब्लॉक आता है तो उसमें भी बनता है। ये क्यों लेना है, क्योंकि प्लाईवुड में आप बनाने मत जाइए क्योंकि बेंडिंग का चांसेस ज्यादा है। इसीलिए फ्लश डोर हमेशा 35 mm से ऊपर होना चाहिए ताकि उसमें मोटाइज लॉक या कुछ भी आप लगाना चाहते हैं तो इजीली बैठ सकता है। नेक्स्ट रहेगा इसमें विनियर। अगर ये लैमिनेट की जगह पे आप विनियर करते हो तो भी मैंने कॉस्ट डाला हुआ है, बट ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमने लैमिनेट कंसिडर किया हुआ है। अगर आप विनियर करवाना चाहते हैं तो वहां पे मैंने पिंक जो एक हाईलाइट किया हुआ है वहां पे सिर्फ आपको क्वांटिटी डालना है, बाकी क्वांटिटी आपको 0 करना है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। बहुत ही मैंने सिंपल एंड सोबर रखा हुआ है ताकि आप कोटेशन खुद निकाल सके, या किसी कॉन्ट्रैक्टर को भी आप ये दे सकते हो कि मुझे ये रेट फिल करके दे दो तो मुझे पता चलेगा कि मेरा कॉस्टिंग कितना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना फ्लश डोर विथ विनियर, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया। फिर मेन यानी डोर के फ्रेम्स भी प्लाईवुड में बनाइए। प्लाईवुड में उसको आप लैमिनेट फिनिश या विनियर फिनिश दोनों ऑप्शन से यहाँ पे दिए हुए। हर जगह पे मैंने लैमिनेट विनियर विनियर का जो कॉलम है वो मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। अगर आप विनियर करवाना चाहते हो उसका रेट ऑलरेडी डाला हुआ है, आपको सिर्फ क्वांटिटीज डालने हैं तो आपको ये रेट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फ्रेम्स का हो गया। फिर आता है पैनलिंग के ऊपर। पैनलिंग बहुत सारे अलग अलग आते हैं, बट यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है प्लाईवुड का पैनलिंग रहेगा और उसके ऊपर आप अलग अलग टाइप के लैमिनेट्स, क्योंकि वुडन फिनिश, प्लेन फिनिश, सूट फिनिश बोलते हैं, मैट फिनिश बोलते हैं, तो ये सब चीजें फिनिशिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन रिप्लेस विद द विनियर ऑल्सो, फ्लूटेड ऑल्सो। ये इसका थोड़ा वेरिएशन कॉस्ट आपका वैरी हो सकता है,
पैनलिंग का हो गया। पैनलिंग आप बहुत सारी जगह पे ले सकते हो, जैसे टीवी का बैक पैनल है, बेड का बैक पैनल है। ये जहाँ जहाँ पे आपको पैनलिंग लेना है वो एरिया आपको कैलकुलेट करना है और वो टोटल एरिया इस शीट में आपको डालना है। रेट ऑलरेडी है, डोंट वरी। तो इसके बाद आता है अपना स्टोरेजेस। नॉर्मली स्टोरेजेस का जो रेट होता है वो दैट इज डिपेंड ऑन डेप्थ। जैसे मान के चलिए एक स्टोरेज है, हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज लिया हुआ है, दैट इज 6 फीट बाय 2 फीट। 6 फीट हाइट रहेगा, 2 फीट विड्थ है, तो उसका डेप्थ दिया हुआ है, दैट इज 12 इंच अगर होता है तो उसका रेट कितना होने वाला है। देन 18 इंचेस का कितना होने वाला है। अगेन सेम लैमिनेट विनर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। फिर 24 इंच आता है। 24 इंच ये नॉर्मली वार्डरोब के लिए लगता है, उसका डेप्थ क्लियर 24 इंच ही होना चाहिए। 20 इंच 21 इंच मत रखिए, बहुत ही आपको रिग्रेट फील होगा। बाद में हैंगर लगाने जाएंगे तो हैंगर स्पेस के लिए जगह बहुत ही कम मिलेगी। सो ऑलवेज रेकमेंड 24 इंच, दैट इज क्लियर। अगेन सेम थिंग, इसमें आपको सिर्फ ओपनेबल डोर्स ही लगाना है। अगर 24 इंच का डेप्थ ले रहे हो आप तो उसमें आपको ओपनेबल डोर्स ही लगाना है। अगर इन केस आपको स्लाइडिंग डोर बनाना है उसके लिए मिनिमम 27 इंच डेप्थ होनी चाहिए, क्योंकि 24 इंच क्लियर मिलेगा और 3 इंच जो बचेगा उसमें आपका स्लाइडिंग का पूरा ट्रैक लग जाता है। इसीलिए वो 27 इंच बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में एक और एक अलग सा वीडियो में जल्दी बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो रिकमेंड करूंगा मैं। और कमेंट करके बोलिए वार्डरोब का इंटरनल डिटेल्स, तो मैं उसके बारे में भी बनाऊंगा। कहाँ पे ओपनेबल वार्डरोब होना चाहिए डोर्स, या कहाँ पे स्लाइडिंग डोर होना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टोरेजेस के बारे में हो गया, वार्डरोब के बारे में हो गया। देन विल कम विद द किचन। अभी किचन में बहुत सारे कॉस्टिंग्स डिफर होते हैं। यहाँ पे हमने जो रेकमेंड कर रहे हैं आपको दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है। बेसिक कॉस्ट है किचन के ट्रॉलीज यानी क्या है कि ट्रॉलीज में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें जो आता है हमने पहला रेकमेंड किया हुआ है स्टेनलेस स्टील का, बट ये लेते समय ध्यान रखिए कि आपका जो प्लेस है या जहाँ पे रहते हैं वो कोस्टल एरिया नहीं होना चाहिए। वहाँ पे हम कोस्टल एरिया में अगर आप है तो वहाँ पे 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप कोस्टल साइड पे नहीं है देन यू कैन गो विद द 202 ग्रेड आल्सो, लेकिन ऑलवेज 304 इज बेटर देन 202। और सेकंड रहेगा उसका टैंडम बॉक्स साइड में फोटो आता रहेगा। यस, टैंडम बॉक्स थोड़ा आपको कॉस्टली जाएगा, इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग आता है। अभी ये दोनों चीजों में हमने जो रेकमेंड किया हुआ है डोर, सामने के जो पल्ले बोलते हैं, तो पल्ला जो होता है वो आप अलग अलग चीजों से बना सकते हैं। कॉस्ट थोड़ा एक 200 to 300 आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन ये जो कॉस्ट है ये बेसिक कॉस्ट है। इसमें आपको लैमिनेटेड डोर्स मिलेंगे, यानी मशीन के ऊपर आप प्लाईवुड में लीजिए या HDHMR, सो हाई डेंसिटी मॉइस्चर जो होता है HDHMR, तो उसमें भी जा सकते हो आप, लेकिन उसके ऊपर लैमिनेट फिनिश होगा और जो एजिस होते हैं वो पूरा मशीन के ऊपर एज बाइंडिंग होता है। तो दोनों के लिए हमने सेम ही रेकमेंड किया हुआ है, तो ताकि कॉस्ट आपको निकालने के लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा डबल बेड। ऑब्वियसली डबल बेड तो आएगा। डबल बेड का हाइट हमने मैक्सिमम 18 इंच 1.5 फीट कंसीडर किया हुआ है। किंग साइज पे बेड है, 6 फीट बाय 7 फीट, 6 फीट विड्थ, 7 फीट हाइट रहेगी इसकी, तो वो रेकमेंड करके इसमें भी हमने लैमिनेट, इंटरनल लैमिनेट जो होता है दैट इज 0.8 to 1 mm आप यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल लैमिनेट 1 mm to 1.25 mm आप यूज कर सकते हो। अगेन यू कैन रिप्लेस विथ विनर आल्सो एक्सटर्नल के लिए, इंटरनल तो आपका सेम रहने वाला है। इसका कॉस्ट दिया हुआ है। देन साइड यूनिट्स वो नंबर्स में हमने डाले हुए हैं। फिर ड्रेसिंग यूनिट, हर एक बेडरूम में ड्रेसिंग यूनिट तो चाहिए, उसका भी हमने लैमिनेट और विनर दोनों का कॉस्ट डाला है। जो आपको जरूरी लगता है कि आपको लैमिनेट के साथ जाना है या विनर के साथ जाना है, वो सिर्फ आपको क्वांटिटीज डालने हैं और बाकी जो लैमिनेट क्वांटिटी है वो आपको 0 कर देगी। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फोर्थ, पेंटिंग। पेंटिंग में मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बेसिक से लेके एक्सक्लूसिव तक। सो पहले ऑप्शन जो रहेगा वॉल्स और सीलिंग, ये दोनों आप OBD मीन्स ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर, उसमें भी आप करवा सकते हो। उसका रेट मैंने एक बेसिक रेट डाला हुआ है। इसमें क्वांटिटीज आपके हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने जो मिड रेंज का होता है थर्ड ऑप्शन जो डाला हुआ है दैट इज वॉल इन लस्टर फिनिश एंड सीलिंग इन प्रीमियम एमल्शन, ये बेसिक कॉस्ट डाला हुआ है।
इसमें 1800 स्क्वायर फीट जनरली होता है 2 BHK में। आपके वॉल्स इतने होंगे ही होंगे। इसमें सीलिंग का जो पॉइंट रहेगा, इसमें भी हमने, आप अगर मान के चले, अगर यहाँ पे शीट में देख रहे हैं तो 1300 स्क्वायर फीट डाला हुआ है। सेम जैसे मैंने फॉल सीलिंग में एक्सप्लेन किया था, लेवल डिफरेंस, रनिंग फीट, याद है? सो वो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी कंसीडर होता है। सीलिंग आपका 1000 स्क्वायर फीट की जगह पे 1300 होगा, ताकि आपको समझ में आए कि जो रनिंग फीट काउंट हो रहा है वो 300 से प्लस हो रहा है। सो हमने यहाँ पे जो लिया हुआ है दैट इज 1300 स्क्वायर फीट सीलिंग के लिए। तो ये हो गया 4 पॉइंट। 5th पॉइंट जो रहेगा ये आपके ऊपर है, दैट इज पूरा ये जो है लूज फर्नीचर्स जो आपको बाद में बाय करने। बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं, इंटीरियर करवा लेते हैं, बजट पूरा स्पेंड हो जाता है, बाद में पता चलता है कि अरे मेरे घर में सोफा आना बाकी है, कर्टन्स आने बाकी है। इसका भी मैंने पूरा लिस्ट और एक जनरल थंब रूल के बेस के ऊपर मैंने एक रेट्स कंसीडर किया हुआ है। सोफा है, डाइनिंग टेबल्स है, पुफीज है, कर्टन्स, आर्टिफैक्ट्स, डेकोरेटिव वॉल पेंटिंग्स, इसके एक जनरल रेट्स हमने डाले हुए हैं कि ताकि आपको बाद में बजट आपका और बजट ना बन जाए और आप परेशान ना हो जाए। तो ये पूरे कंसीडर किया। तो एक नॉर्मली 2 BHK का हमने डिमोलिशन देखा और नया वर्क सिविल देखा। इसमें फर्नीचर, लाइट्स, सीलिंग, ये पूरे सारे चीजें कंसीडर करके अराउंड जो कॉस्ट आया हुआ है दैट इज 20 लाख प्लस। ये एक जनरल थंब रूल के ऊपर है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि इतना बजट कहाँ होता है, कैसे होता है। सो गाइज, आपकी क्वांटिटी आपके पास है, रेट आप लोकल से ले सकते हो और आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सच में ये इतनी कॉस्ट आती है या नहीं आती है। सिंपल थिंग। यस, इसमें 2 पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे डिमोलिशन वर्क करते समय आप ये ध्यान रखिए कि कॉलम्स और बीम्स इनको कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसको ना निकालने का सोचिए, ना कुछ भी, यानी बोलते हैं ना कि छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ करना है तो प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर डिजाइन से कंसर्न करना पड़ेगा, फिर ही आप कुछ कर सकते हो। बट नॉट रिकमेंडेड, बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। कि बहुत सारे ऐसे सिनारियोज हो चुके हैं कि कॉलम निकाल दिया और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। सो अवेयर इसके बारे में। और लास्ट में मैंने नोट डाला हुआ है कि ये जो जितना भी कॉस्टिंग दिया हुआ है दैट इज एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, GST व्हाटएवर। ये टैक्सेस इंक्लूड नहीं है इसमें। 18% नॉर्मली लगता है, सिविल के ऊपर 5% लगता है। सो ये एक्सक्लूडिंग कॉस्टिंग है। और आप बफर जो 10 to 15% ओवरऑल कॉस्ट में आप बफर रखिए, ताकि इतना पैसा आपके पास प्ले करने के लिए होना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, फिर मैं क्या करता हूँ कि स्विच करता हूँ, नहीं थोड़ा हम कॉस्टिंग बढ़ा दें। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करते करते आपका ओवरऑल बजट 10 से 15%, कभी कभी 20% तक एक्सटेंड हो सकता है। सो उसके लिए 10 to 15% बफर रखना बहुत ही जरूरी है। हमारा टैगलाइन इसीलिए है कि आइडिया फॉर एवरी बजट। नया टैगलाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिए। सो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कुछ भी आपके कमेंट्स या सवाल है, क्वेश्चंस जो भी है, आप कमेंट करके बोलिए, जरूर मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करने के लिए। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज अरुण, APG इंटीरियर ब्लॉग। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, 90% लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है, टाइम लगता है। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मार्केट में कंपटीशन जो हो, हेल्दी कंपटीशन हो। बहुत सारे बिल्डर्स का नाम ले लूँगा, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है कि प्रोजेक्ट मिलाने के लिए, लेने के लिए बहुत सारे कॉस्टिंग्स ऐसे देते हैं कि वो बाद में जाके दिक्कत होता है, फिर काम छोड़ के जाते हैं, फिर ये सब फेस करना किसे पड़ता है, क्लाइंट को। सो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो हमारा मोटो है कि मार्केट में हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि हर एक जो क्वालिटी वर्क देना चाहता है उसको दिक्कत ना है। सो टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू।